हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि थंबनेल से आप देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है केमिकल सिग्नलिंग एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन इन द इफेक्टर ऑर्गन, जिसके अंदर हम दो एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप्स के रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हैं आयन चैनल्स और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। तो पुराने हो तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो आओ फिर शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में जान लेते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइगेंड का मॉलिक्यूल आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और हमारा सेलुलर रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। मगर ये सेलुलर रिस्पांस प्रोड्यूस होने के लिए बहुत से प्रोसेस बीच में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। लाइगेंड का मॉलिक्यूल जो है वो रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करेगा तो इंटरनली कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं। उसके बाद मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स जो हैं वो सरअंजाम दिए जाते हैं। उसके बाद हमारा सेलुलर रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। इस पूरे प्रोसेस को आप सिग्नल ट्रांसडक्शन का नाम देते हैं। जो यहाँ सिग्नल है या ट्रांसमीटर जो है वो लाइगेंड का मॉलिक्यूल कंसीडर किया जाता है, जबकि ट्रांसड्यूसर जो है वो आपका रिसेप्टर का मॉलिक्यूल वो कंसीडर किया जाता है। जब ये दोनों आपस में बाइंड करते हैं तो ये फिनोमिना जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन की तरफ चला जाता है। तो सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि लाइगेंड कहते किसे हैं। लाइगेंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है दैट आर एबल टू बाइंड विद द बाइंडिंग साइट ऑफ योर रिसेप्टर। और रिसेप्टर क्या होता है कि ये सेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर एक ऐसी साइट होती है जिसके पास बाइंडिंग एबिलिटी होती है विद स्पेशल लाइगेंड मॉलिक्यूल और इनहिबिटर मॉलिक्यूल, जो कि जब बाइंड कर जाता है तो या तो सेलुलर रिस्पांस प्रोड्यूस होगा या सेलुलर रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके अंदर दो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के बारे में फैमिली में बात की गई है। तो ये जो है सबसे पहली जो है आयन लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स जो हैं वो आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स भी कहलाते हैं। इन्हें आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेलुलर रिस्पांस प्रोड्यूस करने के लिए आयंस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, जो कि सेल के इनसाइड या आउटसाइड मूव करेंगे, जिसके नतीजे में हमारा सेलुलर रिस्पांस प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो लाइगेंड का मॉलिक्यूल होगा वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा। जैसे ही वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा तो फॉर द फ्यू मिली सेकेंड्स जो है आपके जो आयन चैनल्स जो हैं वो ओपन होंगे। जैसे ही आयन चैनल्स ओपन होंगे या तो इनसाइड आयन मूव करेंगे या आउटसाइड आयन मूव करेंगे, जिसके नतीजे में आपका सेलुलर रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। मोस्ट कॉमनली आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल के अंदर इसको पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि है तो गाबा रिसेप्टर्स जो हैं वो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं। और यहाँ आयंस कौन से यूज़ हो रहे होते हैं? क्लोराइड आयंस। तो ये क्लोराइड आयंस जो होते हैं ये इनसाइड मूव नहीं कर पाते नॉर्मल केस के अंदर, क्योंकि चैनल जो होता है वो क्लोज होता है। तो जैसे ही गाबा जो है गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो फॉर द फ्यू मिली सेकेंड आपके चैनल्स जो हैं वो ओपन होंगे। जैसे ही चैनल ओपन होगा तो क्लोराइड आयन इनसाइड रश करेगा। जैसे ही वो इनसाइड रश करेगा तो नॉर्मली आपको पता है इनसाइड जो हमारी मेम्ब्रेन है वो पहले ही नेगेटिव होती है, तो ये हाइपर नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा, हाइपर पोलराइजेबिलिटी कॉज कर देगा। तो एक और हमारे पास ड्रग है जिसे कहते हैं लोराज़ेपाम। लोराज़ेपाम भी गाबा की तरह गाबा रिसेप्टर के ऊपर इंटरेक्ट कर सकता है, गाबा रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकता है। जैसे ही वो बाइंड करता है अपने रिसेप्टर्स के साथ, तो इसी तरह बिल्कुल जैसे ही गाबा बाइंड कर रहा था तो हमारा जो चैनल है वो ओपन हो रहा था। इस लोराज़ेपाम के बाइंड करने से भी चैनल ओपन होगा, जिसके नतीजे में क्लोराइड इनसाइड मूव करेंगे, हाइपर पोलराइजेबिलिटी कॉज करेंगे, और ये जो है सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड जैसे ही उसका टाइम पूरा होगा तो दोबारा से चैनल क्लोज हो जाएंगे और क्लोराइड आयन जो हैं वो फर्दर इनसाइड मूव करने के काबिल नहीं रहेंगे, और हमारा प्रोसेस जो है, जो हमारी कर्व आप पढ़ के आए हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल, वो दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। आगे जो है वो है GPCR यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को सर्पेंटीन रिसेप्टर भी कहते हैं या फिर इसको 7 पास रिसेप्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो है 7 लाइंस आप देखेंगे रिसेप्टर के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, 7 इसके पासिस होते हैं। देन उसके बाद जाके ये इन साइड्स की इनर डोमेन होते हैं। तो हमारे GPCR की 2 डोमेन्स होती हैं, एक एक्सटर्नल डोमेन होती है और एक इंटरनल डोमेन होती है। एक्सटर्नल डोमेन पर आपका लाइगेंड का मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। जैसे ही वो लाइगेंड के साथ मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो एक्चुअल रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी। जैसे ही कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी तो आपके फर्दर रिस्पॉन्स की तरफ आपका प्रोसेस बढ़ेगा। तो यहाँ हमारे पास 3 टाइप की प्रोटीन है, GQ, GS और GI, तो जो कि इंटरनल डोमेन के साथ बाइंड की हुई हो। चलें सबसे पहले GQ प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। तो GQ प्रोटीन जो है इस केस में होगा क्या कि लाइगेंड का मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। जैसे ही रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो फास्फोलाइपेज C जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फास्फोलाइपेज C जो है वो क्या करेगा, वो सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा IP3 यानी इनोसिट्राइल ट्राइफॉस्फेट या फिर डाई इसाइल ग्लाइसरॉल। ठीक है, ये दोनों ही बनेंगे। तो ये जो है आगे
प्रोटीन काइनेज सी की तरफ लेके जाएंगे, जो कि फास्फोराइलेशन कॉज करेगा। और अगर कार्डिक सेल्स है तो उनके केसेस में कैल्शियम चैनल्स को के साथ इंटरेक्ट करेगा, कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा, कैल्शियम चैनल इनसाइड आएंगे और आपका फर्दर प्रोसीजर होगा। GS प्रोटीन के अंदर क्या है, GS प्रोटीन के अंदर ऐसा होगा कि आपका लाइगेंड का मॉलिक्यूल बाइंड करेगा। लाइगेंड का मॉलिक्यूल जब एक्सटर्नल डोमेन के साथ बाइंड कर जाएगा तो इंटरनली जो G प्रोटीन लगी हुई है उसके 3 सब यूनिट है, अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा यूनिट के साथ लगा हुआ होता है GDP का मॉलिक्यूल, वो डिटैच करेगा, GTP का मॉलिक्यूल अटैच करेगा। जैसे ही GTP का मॉलिक्यूल अटैच करेगा, अल्फा यूनिट जो है वो जो आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर एडिनाइल साइक्लेज है उसको जाके एक्टिवेट करेगा, जो कि कन्वर्ट करेगा ATP को साइक्लिक AMP के अंदर। साइक्लिक AMP जो है वो आगे जाके प्रोटीन काइनेज को स्टिमुलेट करेगा, जो कि आपको फर्दर रिस्पांस की तरफ लेके जाएगा। जबकि GI प्रोटीन है, G इनहिबिटरी प्रोटीन, ये सारा का सारा GS प्रोटीन का रिवर्स है, जिसके नतीजे में आपका सेलुलर रिस्पांस यानी एडिनाइल साइक्लेज जो है वो साइक्लिक AMP में ATP को कन्वर्ट नहीं करता, इसके साथ रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह आपके G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर और आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसको याद कैसे करना है, जनरल इनकी डेफिनेशंस हैं, जैसे मैंने बताया वो लिखा हुआ है, आपको दिखाया, विजुअल्स में दिखाया। और इसका प्रोसीजर जो है वो मैंने आपको क्या कहते हैं स्लाइड्स की फॉर्म में जो है बनाकर दे दिया है। उसके बाद इनकी एग्जांपल्स जो हैं, खासकर आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर्स की जो मैंने एग्जांपल आपको बताई है, ये लगाएंगे और इस तरह ये आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन द सेल जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बहुत जनरल प्रोसीजर है। इंस्टेड ऑफ दैट ये आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर साइनेप्स के अंदर बयान किया गया है। तो हमने क्योंकि एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के बारे में बात की है, तो यहाँ पर हम लोग उन जो है ट्रांसमीटर्स के बारे में बात करेंगे जो कि हाइड्रोफिलिक होंगे। सबसे पहले हार्मोन्स आते हैं। हार्मोन का मतलब है सेटिंग इन मोशन। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं और थ्रू द ब्लड अपने इफेक्टर ऑर्गन के पास जाते हैं और वहाँ पर जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दूसरे जो हैं वो हैं लोकल मेडिएटर्स। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सेल की एक्चुअल विसिनिटी के अंदर काम करते हैं, ये ब्लड के अंदर इंटर नहीं कर पाते। तो इनकी एग्जांपल जो है वो हिस्टामिन वगैरह आ जाएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन आ जाएंगे। और तीसरे जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपके रिलीज़ होते हैं आपके साइनेप्स के ऊपर। जब ये रिलीज़ होते हैं तो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करते हुए सीधा आपके क्या कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं उनके साथ बाइंड करते हैं। और जब ये बाइंड करते हैं तो ये रिस्पांस को प्रोड्यूस करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो एक्चुअली हमारे जो हैं 50 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। जो मेजर हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व कर रहे होते हैं वो होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटाइलकोलिन। तो इसके साथ आज का हमारा जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इस लास्ट टॉपिक के अंदर इसको मैंने सम अप करके आपको समझाने की कोशिश की है और आपको याद करने का तरीका भी बता दिया है कि इसे किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। जनरल डेफिनेशन देनी है, प्रोसेस लिखना है, प्रोसीजर जो कि मैंने आपको एक स्लाइड की टाइप बना के दिया है और एग्जांपल देनी है और आपने साथ में उसकी डायग्राम बना देनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये लास्ट वीडियो थी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। जिसने 2 पहली वीडियोस नहीं देखी उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।